दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रेडियो बूस और आप परिचित हैं इस नाम से, चेहरे से आज परिचित हो जाएंगे। मेरे साथ हैं किरण संधू। किरण संधू एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, मैनेजमेंट की मेजर हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों में आपने बहुत सारे प्रोफेशनल को ट्रेनिंग्स दी हैं, उनको उनका दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया है। और मजेदार बात यह है कि इससे पहले भी हम लोग बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सचमुच ब्रेन के बारे में ही बात करती है। मेरे ख्याल से विलियम वॉकर या डब्ल्यू एटकिंसन की एक बड़ी पुरानी किताब है, हालांकि बहुत नई नहीं है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट। हमारे यहाँ तो ये किताब अगर पहले आई होती तो मजाक बन जाता। लोग कहते जब माइंड है ही नहीं तो यूज क्या करना है। ये आपने बहुत ही एक हास्य वाली बात शेयर करी है, तो क्यों ना आज हम एक थोड़ा ना हास्य के नोट पे आज का वार्तालाप शुरू करते हैं। बिल्कुल, आपका स्वागत है किरण और हास्य से ही शुरू करिए। शुक्रिया। और आप जब इतनी तारीफ करते हैं तो फिर वो तारीफ को जस्टिफाई करने के लिए भी मेरे को बुक्स चाहे उनका एसेंस जिसको कहते हैं सार वही होता है, लेकिन उसमें से क्या नई चीज हम निकाल सकते हैं वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो मैंने वैसे राजेश्वर सर जी आपके साथ शेयर किया कि आज का थोड़ा सा हम लाइट हार्टेड अप्रोच से शुरू करते हैं। हम हमेशा ऐसा करते हैं, ये गलत है, आपको क्यों है? खुशफहमी। भाई सीरियस होना हमारे वश का नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, हमारे श्रोता और दर्शक भी सीरियस होना नहीं चाहते। बिल्कुल, वे हमारे पास सीरियस होने के लिए नहीं आते। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि मेरे पास माइंड तो है ही नहीं, तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी हमारे श्रोताओं और दर्शकों के साथ कि कुछ साल हो गए मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी अटेंड करने गई थी। तो वहाँ पे जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे वो सबसे पूछ रहे थे कि जो भी आज अटेंडेंस में लोग आए हैं हमारे शो को देखने के लिए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपने बहुत ढेर सारी किताबें जिंदगी में पढ़ी हुई हैं स्कूल बुक्स के अलावा। तो वेरी स्पॉन्टेनियसली मैंने अपना हाथ उठा दिया ऑडियंस में, क्योंकि आपको जैसे पता ही है अब तक हम काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं रेडियो बूज में एक दूसरे के साथ ऐसे कॉन्वर्सेशंस करते हुए कि मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने एकदम बेधड़क अपना हैंड और बहुत प्राउडली रेज किया। तो वो मेरी तरफ चल के आए और मेरे को कहते हैं आप क्या किताबें शौकिया तरीका पे पढ़ती हैं? तो मैंने बोला हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा आपका पूरा नाम बताइए। तो जब मैंने अपना लास्ट नेम बताया किरण संधू, तो कहते हैं अरे आप तो सरदार हैं। तो मैंने बोला हाँ जी, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, व्हाट्स सो सरप्राइजिंग अबाउट इट? तो कहता है मेरे को तो अभी शक हो रहा है सबसे पहले कि सरदारों और किताबों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता उनके हिसाब से। तो जोक्स तो पूरी ऑडियंस में ये कोई खास पूरी ऑडियंस को ये लगा कि भाई ऐसे कैसे कहते हैं। मैं शक्ल देख रहा था, शक्ल से तो सरदार नहीं लगते, लेकिन लास्ट नेम में तो संधू है, तो आप तो सरदार हैं। तो ये कैसे हुआ कि किताबों का शौक पड़ गया? तो नहीं, किताबों का शौक, अब आप बात करें, मेरे ख्याल से खुशवंत सिंह से ज्यादा इंटेलिजेंट सरदार तो कोई दूसरा पैदा हुआ नहीं हिंदुस्तान में। और बहुत ही उनकी जिस तरह से वो आर्टिकुलेट करते थे, वो लिखते थे अपने आर्टिकल्स। उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया और वो चीफ एडिटर भी रहे काफ़ी समय के लिए। सो यस, बट कहने की ये बात है कि हम सब अपना माइंड अलग अलग दिशाओं में अप्लाई करते हैं। और जैसे आपने बोला कि कई लोग ये भी सोचते हैं, हम काफ़ी हद तक अगर हमें किसी की बात ना पसंद आए तो हम वी जस्ट टर्न अराउंड एंड वी से अरे इसका दिमाग कम है, या जैसे आपने बोला माइंडलेस है। तो ये जो किताब है इसमें सबसे एक जो बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप बात जो लेखक ने उभार के निकाल के लेके आए हैं वो ये है, जो इसका प्रेमाइस कहता है कि भाई हमें ये पहले समझिए कि जो ब्रेन है वो लिमिटेड होता है। जैसे दिल होता है, दिल का एक डिमेंशन होती है हार्ट की, उसका कोई एक वजन की भी वैल्यू होती है। सिमिलरली जो ह्यूमन एनाटॉमी में जो हमारा एक्चुअल ब्रेन है वो लिमिट में रहता है, मतलब एक उसका साइज होता है।
लेकिन जो माइंड है वो बहुत ही वास्ट है। तो माइंड को कोई किसी के नाप नहीं सकता। आप किसी के माइंड को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। समझने की बात तो इसमें ये हुई कि ब्रेन और माइंड ये दोनों साइनोनिम्स नहीं है। यस, सिनोनिमस बिल्कुल नहीं है। काफ़ी टाइम जैसे हम लोग जब स्कूल में होते हैं या कॉलेज में हमने जब पढ़ाई करी, ज़्यादातर एक मान्यता होती थी कि भाई दिमाग और माइंड को हम इकट्ठा सा समझते थे। अरे लोग कहते ब्रेनलेस, हाँ, ब्रेनलेस, कैरेक्टरलेस, हाँ, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो पहले तो ये बात समझनी, सिर्फ डिक्शनरी तक लिमिट नहीं छोड़नी चाहिए, उसके बियॉन्ड भी देखना चाहिए, उसके बाहर भी, कि ब्रेन क्या फंक्शनिंग है और माइंड को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, उसको उसकी एनर्जी को कैसे हार्नेस करते हो। तो जैसे जैसे आप इस किताब के साथ और टाइम स्पेंड करते हो, आपकी जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आपको पता लगना शुरू होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है इस किताब में, बहुत सिंपल है। बेसिकली तो वो शुरुआत यहीं से करता है, वो आपको यही समझाने की कोशिश करता है ब्रेन क्या है, एक जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसका एक लिविंग पार्ट है, एब्सोल्युटली ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं। और उसमें जो आपकी सेंसरी मोटर नर्व्स हैं, वो डिफरेंट जो हमारी रिएक्शंस हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको स्टोर करके हमारा माइंड बनता है। एब्सोल्युटली। और उस जो हमारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे जाके जमा होते हैं, स्टोर होते हैं, उनकी बेसिस पे हम जो परसेप्शंस बनती हैं, हम सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं, उनको रिकॉल करते हैं। हाँ। तो एक आपका पहलू हो गया कि आप नए नए एक्सपीरियंसेस को कैसे अपने लाइफ में अब्जॉर्ब करते हो। वो ब्रेन का पार्ट हो गया, ब्रेन की फंक्शनिंग का पार्ट हो गया, पर उसको फिर बियॉन्ड ले जाके उसमें आपको फीलिंग कैसी आई, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बहुत ही एकांत जगह में चले जाएं जहाँ पे आपको लग रहा है कि जंगल है और ये भी खतरा हो सकता है कि कोई वाइल्ड एनिमल्स ना हो, तो आपका जो माइंड है वो क्या पुल अप करेगा, वो ब्रेन से डेटा आएगा। शायद आपने किसी मूवी में देखा होगा कि भाई शेर आ गया या हाथी आ गया, तो इमीडिएटली जो आपका, जिसको रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं, दैट किक्स इन, कि अपनी सेल्फ प्रेजर्वेशन में पहले देखो, एक्सपीरियंस में बाद में लूंगा, पर एक तरीके का अनुभव, क्योंकि आपके मेमोरी बैंक में कहीं वो सेव हुआ है, क्योंकि जिसके इम्प्रेशंस आपको अभी आप रिकॉल कर रहे हो, तो उससे आपको एक तरीके की चेतावनी आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है और उस हिसाब से आप बिहेव करते हो, जिसको हम स्टिमुलाई भी कहते हैं। इसके ऊपर राजेश्वर सर जी बहुत रिसर्च हुई है कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे अपने आप को अडेप्ट करते चले जाते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे हमारा जो ब्रेन है, जो इमोशंस है, उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे रिलीजियस इमोशन आ गया, स्पिरिचुअल आ गया, पैशनेट इमोशंस आ गए। तो इनको कैसे कहाँ सिचुएशन के हिसाब से हमने अप्लाई किया, उसको रीड कर पाना और उसको आगे फिर रिकॉल कर पाना इज ऑल पार्ट ऑफ आवर, जिसको कहते हैं ना, सर्किटरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो इसको जैसे जैसे हम समझना और शुरू कर देते हैं, हमारे जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, जो हमने पास्ट में स्टोर किया है, जिसको आप कह सकते हो अपने रैम में, अपने डेटा में, एंड दिस इज लिमिटलेस। तो इसको जितना हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज को हमारे रेगुलेट करता है। एक्चुअली किताब इस सेंस में बहुत अच्छी है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया है। लाइक जैसे कॉन्शियसनेस है, अटेंशन है, मेमोरी है, ये सारी चीजें मिलकर ही तो एक माइंड बनाती हैं। बिल्कुल। और इस किताब में इन सारी चीजों को बेसिकली, मैं एक बात कहूँ, तुमने इस किताब को पढ़ा है और मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, बेसिकली ये बेसिक बुक है साइकोलॉजी की। हाँ जी, आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो। अब जैसे आपने शायद अपने लाइफ में कई चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी कि कई लोग शायद आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो
जो अगर एक जगह पहली बार जाके उनको एकदम से चीजें याद हो जाती हैं कि अच्छा किसी के ड्राइंग रूम में क्या था, क्या कलर कॉम्बिनेशन था, कैसा फर्नीचर था, और कोई दूसरा इंसान है जो बार बार उस जगह पे जाके भी उसकी कैपेसिटी वो रीड करने की, उसके ब्रेन की, उसके माइंड की वो एबिलिटी या उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसके ऊपर भी बड़े बड़े रीजंस हम समझ सकते हैं कि किसी में ये ज़्यादा क्षमता होती है, किसी में नहीं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। एक ज़माने में बहुत प्रसिद्ध, जैसे हमारे यहाँ पीसी सरकार मैजिशियन रहे हैं, वेस्ट में एक हुडीनी करके होते थे जो मैजिक करते थे। तो उनके टीनेज से ही उनमें ये एक खासियत थी जिसके ऊपर फिर उन्होंने बड़ा रिहर्स किया और उन्होंने बड़ा एफर्ट डाल के ये एबिलिटी को अपना बढ़ाया। वो क्या करते थे, वो कोई भी नई जगह जाते थे तो वो वापस उसको रिकॉल एग्जैक्टली वैसा कर पाते थे अपने डायरी में, कभी कुछ इलस्ट्रेशन बना के। तो ये एक इंसान कर पा रहा है और दूसरा इंसान उतनी क्षमता से नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये बहुत सारे जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, सर्किटरी ब्रेन के, कॉन्शियसनेस के, हमारा माइंड जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये सब कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड तो होता है, साथ साथ इसमें कुछ फैकल्टीज कुछ लोगों में ज्यादा होती है। लाइक जैसे आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, वे भी अपने तरीके से जो कुछ उन्होंने देखा या भोगा होता है उसी को लिखते हैं, लेकिन वो चीज़ें उन्हें याद रहती हैं। मैं एक बहुत बड़ा फिर थोड़ा सा लाइट उस पर टोन पे लेके जाना चाहूँगा। जैसे लेडीज को ये पता होता है कि फला शादी में हम जब मिले थे तो किसने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, कौन सी ज्वेलरी पहनी थी। ये ज्यादातर सुनने में आता है, लेकिन ये ट्रू भी है। हाँ, ये पता कुछ हद तक, हाँ, बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, मैं लेकिन ये बोलती हूँ कि ज्यादा हद तक आई एम नॉट ट्राइंग टू पेंट ऑल द वुमेन विद वन ब्रश। लेकिन मैं इसके कॉन्ट्रेरी बात करूं, पुरुषों को बिल्कुल पता नहीं होता कि हम जब पिछली बार मिले थे तो गंभीर साहब ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे या मैंने कौन से कपड़े पहने थे। लेकिन लेडीज को ये पता होगा कि वो पिछली बार कौन से कपड़े पहन के आई थी, किस रंग के कपड़े पहन के आई थी, उस शादी में गए तो क्या था। या अगर आप सजेस्ट करें अपने किसी भी पार्टनर को कि तुम फला ड्रेस पहन लो, तो इमीडिएटली उसका रिप्लाई होगा, अरे वो तो मैंने पहनी थी, वो तो वहां जो लोग हैं वो सब देख चुके हैं। आपने एक चीज और शायद एक्सपीरियंस करे होगी, अनुभव करे होगी अपनी लाइफ में। आप गौर से देखिएगा कि ज्यादातर जब विमेन किसी व्यक्ति को या किसी कॉस्ट्यूम को या क्लोथ्स को या कोई भी चीज हो उसको देखती हैं, टिपिकली वो अपनी कॉर्नर ऑफ द आई से देखती हैं। लेकिन जहां तक हम पुरुषों की बात अगर करें तो पुरुषों में ये कला नहीं है, मतलब बहुत ही कम में अगर होगी। अगर वो डांसर है, वो आर्टिस्ट है, तो शायद उन्होंने ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। लेकिन एक साधारण अगर मैं जेंटलमैन की बात करूं, पुरुष की बात करूं, तो आप ये नोटिस आपने जरूर किया होगा कि वो अपने साइड ऑफ द आई से बहुत कम देखते हैं। कोई चीज को एडमायर करना है या स्टेयर करना है, वो एकदम आपको नजर आता है कि भाई अगला देख रहा है। अगर हम दो लोग यहाँ बैठे हैं, हमें एक ऑफर दिया जाए कि तुमको आज शाम तक 1 लाख रुपए के कपड़े खरीदने, 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुमसे 1 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे, मुझसे हो जाएंगे। मेरे से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तुम ज्यादा देखना चाहोगी, तुम ये भूल जाओगी उस वक्त कि 1 लाख रुपए हमारे पास है। तुम्हें लगेगा ये ड्रेस मैं परचेज कर रही हूँ, नहीं इसमें कुछ और दिखाओ, इसमें कुछ और दिखाओ, इसमें कुछ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वैसा करते 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 टाइम पास हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मेरे को लगता है कि हमें इसे रियल टाइम में अप्लाई करके देखना चाहिए। तो आप करिए स्पॉन्सर और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी जल्दी सिर्फ 1 लाख ही नहीं, 1 लाख से बियॉन्ड। सो यस, ये कहने की भी बातें होती है, बट ज्यादातर क्योंकि मुझे लगता है, मान लीजिए हमारे पास तो बहुत वैरायटी नहीं होती कपड़े खरीदने की, आप क्या खरीदेंगे, शर्ट्स खरीदेंगे। और मेरा अपना अनुभव ये है कि पुरुष जिस पहली दुकान पे जाएंगे
उस दुकान से वो 10 शर्ट भी खरीद सकते हैं, चलो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ठीक है इट्स ऑलराइट। लेकिन लेडीज के साथ आमतौर पे ये होता है, उनका मतलब इस तरीके से मस्तिष्क बना होता है कि वो ज्यादा कलर्स देखना चाहेंगी, ज्यादा चॉइस देखना चाहेंगी। और मुझे तो कई बार उन दुकानदारों पे बड़ा तरस आता है जो बेचारे 100 ड्रेसेस निकाल के दिखाते हैं और उसके बाद भी वो बड़े शान से कहती हैं नहीं कोई पसंद नहीं आई, और वो बेचारा नाराज भी नहीं होता, चुपचाप वो बाहर निकल जाती हैं और वो सारा समेट के दोबारा से लगाना शुरू कर देती हैं। और ये होता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत लिमिटेड लेडीज के साथ होता है, ये ज्यादातर के साथ यू मे बी एक्सेप्शन नहीं, बट वो डिपेंड करता है। अगर आप मेरे को शॉपिंग एक टास्क के रूप में दोगे जिसपे मेरे को पता है कि उसमें एंड गोल एक अचीव मुझे करना परेशानी कहाँ पैदा हो जाएगी, आप मुझे किसी अच्छी बुक शॉप में ले जाइए, तब मुझे वक्त लग जाएगा, तब मुझे लगेगा ये भी ले लूं, ये छोड़ दूं, ये लूं, ये ना लूं, क्या करूं। मैं मतलब कहना चाहता हूं इस किताब में बहुत सही तरीके से इन सारी चीजों को बड़े साधारण तरीके से समझाया है। बिल्कुल सही। इसमें कई चैप्टर्स में बहुत विश्लेषण किया गया है कई चीजों के ऊपर, जो एग्जाम्पल आप और मैं शेयर कर रहे हो, ये ऑथर ने भी लिखा हुआ है कि उनके एक्सपीरियंस में लेडीज को कम समय लगता है कोई चीज को टोटली मेमोरी में रिकॉल करना, और ज्यादातर अगर वो क्लोथ्स, ज्वेलरी या कोई भी और एस्थेटिकली चीज जिसको हम कह सकते हैं वैसे अगर उनको अपील करे तो उनमें एक अलग तरीके की एबिलिटी होती है टू अप्लाई देयर माइंड। तो अब इसको बुक को आगे बढ़ाते हुए जो एक टुवर्ड्स द एंड इन्होंने कई चैप्टर्स में जो जिक्र किया है उसमें जो बहुत एक चीज मेरे को उभर के नजर आई वो ये थी कि जैसे हम टॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑथर ना विल टॉनिक, जिन टॉनिक नहीं श्रोताओं वो भी अगर आपको पसंद है, आपके माइंड को पसंद है तो आई एम श्योर उसका अपना एक्सपीरियंस है, बट ये यहाँ पे बात करते हैं विल टॉनिक की कि आपने चलो अपनी जर्नी समझ ली, आपने अपनी वायरिंग को भी डिकोड कर लिया कुछ हद तक कि भाई जैसे हम कोई नया फोन भी लें तो हम थोड़ा टाइम लगाते हैं राइट टू गेट फेमिलियर विद इट। सो सिमिलरली हम लाइफ में अपने ऊपर ही अपने माइंड को समझने के लिए कितना टाइम, उसकी सर्किटरी के क्या फंक्शनिंग है, वो हमें कैसे बेनिफिट करता है, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस को वो कैसे प्रभावित करता है, उस सब पे हम एक तरीके का आप कह सकते हो वो ग्रिप ले सकते हैं। फिर बात करें तो विल टॉनिक की कि अब इस अवेयरनेस को आगे बढ़ा के लाइफ के हर अनुभव में, हर स्टेज में, हर स्टेप में, हर रिलेशनशिप में आप इसके ऊपर कैसे लेवरेज कर सकते हो, मतलब इससे कैसे इसका और भी ज्यादा आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को निचोड़ सकते हो आपके एडवांटेज के लिए। तो एक तो टाइटल ही बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगा मेरे माइंड को एंड आई एम श्योर मेरे ब्रेन ने इसको क्लोज कर लिया है फॉर एवर एंड एवर, विच इज विल टॉनिक। तो जिन टॉनिक से हटकर विल टॉनिक। और अगर आप लोगों को श्रोताओं इसके बारे में और जानकारी करनी है तो आपको अपनी भी विल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो किताब को अगर पढ़ोगे तो उसका एक एक्सपीरियंस बहुत अलग रहेगा आपके लिए। बेसिकली ये किताब इस सेंस में अच्छी है कि आप इस किताब को पढ़ते पढ़ते अपने इंटरनल सिस्टम और सर्किट को समझ पाएंगे। बिल्कुल, आप ये जान पाएंगे कि आपके पास क्या है और आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे ये मोबाइल फोन है या कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो सॉफ्टवेयर्स डले हैं उनमें उनकी क्षमता बहुत अधिक है, उनसे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल कितना करते हैं। हमारे पास ब्रेन है और हम कितना ब्रेन यूज करते हैं। ब्रेन और माइंड दो अलग चीजें हमने समझ ली, हम माइंड भी कितना इस्तेमाल करते हैं। और माइंड को जितना ज्यादा हम ओपन रखते हैं और नए एक्सपीरियंसेस, अनुभव को हम लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, चांसेस आर वो उतना ग्रो करेगा। आप कभी भी उसको एक लिमिट नहीं दे सकते कि भाई ये 10 ग्राम के हिसाब से ग्रो करेगा इन द नेक्स्ट 10 इयर्स या 20 इयर्स। एक एज वी एंड में आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी कि अगर हम एप्लीकेशन ऑफ आवर ब्रेन, नॉट माइंड, ब्रेन लगाएं, सो एक
मैमल है, जैसे हम मैमल्स हैं, होमो सेपियंस है, एक और मैमल है इस पृथ्वी में जो हमसे बहुत अधिक गुना अपनी ब्रेन को अप्लाई करता है। आप में से कोई गेस करें या सोचे, 5 सेकंड है सब लोग के पास। तो रिसर्च ने ये एस्टैब्लिश किया, जो डॉल्फिन्स होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर ह्यूमन बींग्स 10% अपनी रिकॉल वैल्यू, अपने ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान 10% तक, तो जो डॉल्फिन्स हैं वो ह्यूमन बींग्स से दुगना, मतलब 20%, 20% अपने वो ब्रेन को अप्लाई कर पाती हैं। उनको कोई जीपीएस नहीं चाहिए होता, उनको कोई मैप नहीं है, लेकिन वो पूरे पृथ्वी के ओशन का भ्रमण, जिसको कहते हैं इनसर्कल, कर लेती हैं थ्रू द शेयर पावर ऑफ देयर ब्रेन एंड द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिकॉल दैट मैप। मजेदार चीज ये है कि डिज्नीलैंड वगैरह में मैंने यूएस में देखा, आप उनके पास चले जाइए, वो आपके कंधे पर सर रख के फोटो खिंचवाने के तैयार हैं। यस, कितनी चीजें सीख जाती हैं, कितनी चीजें। और अच्छा, फिर अगर हम उनकी बात करें तो वो भी मैमल्स ही हैं, लेकिन जैसे वो एक्रोबैट्स कर लेती हैं अपने ट्रेनर्स के साथ, बॉल को कैसे 3 बारी पलटना है और खुद भी पलटना है, और कभी गलती नहीं करती, एरर प्रूफ। जब परफॉर्मेंस मैंने तो एक बात और सुनी है, मुझे नहीं पता, ये कहते हैं कि वो देख नहीं सकती हैं, सिर्फ जो सेंसेस हैं अपनी उनसे ही हैं, दे डोंट हैव आईज। दे डोंट हैव आईज। और आप ये सोचिए कि वो कभी गलती नहीं करती, जो डॉल्फिन्स फ्री ओशन में घूमती हैं, वो कभी अपना रूट नहीं बदलती और ना ही भूलती हैं। बिल्कुल सही बात है। सो जो हमारा माइंड है, जैसे लेखक ने भी बार बार इसी के ऊपर एम्फेसिस किया है कि ये लिमिटलेस है। देखो, हम घूम फिर के कहाँ पहुँच जाते हैं, अगर इस बात को हम अपने कल्चर तक लेकर आए तो आप ये पाएंगे कि जो ध्यान और योग मुद्राएं हैं वे भी बेसिकली मस्तिष्क के उस इस्तेमाल को एक्टिव करने के लिए हैं, और हम उस तरीके से इन सारी चीज़ों को जोड़कर समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये तो वेस्टर्न अप्रोच से लिखी गई किताब है। हम अपनी भारतीयता और हमारे यहाँ की जो एक बुद्धि है, मेधा है, विवेक है, जो हमारी अपनी स्टडीज हैं, उनको भी इसके साथ जोड़कर एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना के हम कर सकते हैं। और मुझे लगता ये है कि इस समय के जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट्स हैं या ह्यूमन बिहेवियर के राइटर्स हैं इंडिया में या दूसरी जगहों पे, वे इन सारी चीज़ों का आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस यही है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ये चीजें तो वेस्ट से आई हैं, तो हमारे लिए एक वो तरीके की वैलिडेशन, देखिए ये भी हमारा माइंड की ही उपज है। जब तक कोई चीज वहां से इंडोर्स होके नहीं आती, हमारा जो माइंड है उसको जितनी वैल्यू देनी चाहिए है वो शायद उतनी वैल्यू नहीं दे पाता। लेकिन ये प्रथा बहुत, मैंने नोटिस किया है, एटलीस्ट इन द यंगर जनरेशन, ये बदल रही है और अच्छे के लिए ही बदल रही है। देखिए, भारतीय अगर आप परिप्रेक्ष्य पे देखें तो हमारे पास भी जो हमारे ऋषि मुनि और हमारा प्राचीन साहित्य है उसमें पाएंगे ब्रेन का इस्तेमाल हमने खूब किया है। और आप देखिए, एक जमाने में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की बात छोड़ दीजिए, एस्ट्रोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग रही है कि हमने वो सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए। बिल्कुल, हनुमान चालीसा में जो जितना डिस्टेंस है वो नासा ने इतने सदियों के बाद जाके बोला। हनुमान चालीसा में कहाँ से आया? वो तो वाल्मीकि रामायण से और हमारी जो दूसरी पुस्तकें हैं उनमें वो सारा का सारा है। हनुमान चालीसा तो मात्र 400 वर्ष पहले लिखा। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप सिर्फ 400 वर्ष पीछे भी जाते हैं, राइट, उसमें भी जो कैलकुलेशन है जो नासा ने आज से कुछ साल पहले ही शेयर करी वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ, वो वही बैठती है। तो ब्रेन का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता रहा है, लेकिन मैं फिर भी वेस्टर्न स्टडीज को महत्व इसलिए दूंगा, उन्होंने इस काम को सिस्टमैटिक किया और हमारा जो किया हुआ काम था उसे हमने ठीक संभाल के नहीं रखा। इवन वेस्टर्न्स ने आके हमारी किताबों को पढ़ा और उन्हें संभाला और देखा।
हम उन्हें संभाल नहीं पाए। वो भी बात आपकी सही है कि हम अपनी ही विरासत नहीं संभाल पाए, उसमें कुछ हमारा दोष है और कुछ आई गेस इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, अब जैसे नालंदा तक्षशिला में जो इन्वेडर्स थे, 6 महीने आग जलती रही। हाँ, उन्होंने इतनी सारी हमारी बुक्स किताबों को, पूरी लाइब्रेरी नष्ट कर दी। अब अब यहाँ से पॉइंट ये बनता है कि भाई हम आगे कैसे जो बच गया उसको प्रिजर्व करके और उसको ज़्यादा प्रचलित करके, ज़्यादा फेमस करके हम कैसे अपने माइंड को और ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों में। बिल्कुल ठीक कहा किरण। बस समझने की बात ये है कि जो पश्चिम से हमें मिल रहा है, जो अंग्रेजी के राइटर्स हैं बेसिकली, उनसे जो हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, इसे आप पढ़िए और इसके साथ अगर आपके पास भारतीय मेधा है, भारतीय विवेक है, उसे आप पढ़ रहे हैं तो उन दोनों को मिलाइए और एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार होगा। आपका माइंड इसके लिए तैयार है, ब्रेन तो बना ही है उसके लिए, आपका माइंड इसलिए तैयार है कि आपके पास एक कल्चरल बेनिफिट भी है, वो अनुभव भी है। और हम खास तौर पे इस मामले में थोड़े बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि हमने, अंग्रेजों ने चाहे हमारा जितना बुरा किया हो, लेकिन उन्होंने जो दरवाज़ा नॉलेज का हमारे लिए खोला, उसने हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से काम करना तो सिखाया ही। एब्सोल्युटली। जैसे ब्रेन को नहीं पता होता कि वो ब्रेन इंडियन के अंदर पैदा होके बैठा है या एक अमेरिकन के अंदर बैठा है, लेकिन जो हमारा माइंड है वो हमारे हाथ में है। हमने दोनों दुनियाओं को पढ़ा है। यस, सो वो कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ द माइंड्स कैन हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। तो ये टॉनिक हमारे पास है। ये टॉनिक बिल्कुल हमारे पास है, बस इसमें विल के कुछ शॉट्स डालने हैं और रोज डालने हैं टू कैरी इट फॉरवर्ड। हाँ, और उसके लिए आप ध्यान भी कर सकते हैं, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किरण, आज एक बहुत अच्छी चर्चा हमने अपने श्रोताओं और दर्शकों के सामने की है। हमें उम्मीद है इसका लाभ उन्हें मिलेगा और हम इसी तरह से आगे से फिर किसी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त बूस के स्टूडियो को दिया, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर सर जी एंड रेडियो बूस। मुझे खुद यहाँ पे बार बार आना बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए भी मेरा माइंड और भी खुल जाता है, तो मेरा माइंड भी लिमिटलेस रहता है। चलिए, शुक्रिया, नमस्कार।